हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 16 जलवायु पार्ट 2 आगे का भाग पढ़ाने वाली हूँ। पीछे आप लोगों ने ऋतुओं के बारे में पढ़ा, जलवायु परिवर्तन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में दिसंबर से फरवरी 3 महीने के समय को शीत ऋतु या ठंडी माना जाता है। 22 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने से दिसंबर से फरवरी तक सूर्य की तिरछी किरणों के प्रभाव में होने से तापमान कम होता है। मध्य एशिया से भारत की ओर दक्षिण पूर्व दिशा की हवाएं चलती हैं। ये हवाएं शुष्क यानी सूखा, रूखा और ठंडी होती हैं, जिससे मौसम शुष्क और ठंडा रहता है। इस ऋतु दौरान सामान्यतः आकाश बिना बादल का स्वच्छ रहता है। यहाँ कह रहे हैं शीत ऋतु के बारे में, जो दिसंबर से फरवरी तक होता है, कि भारत में दिसंबर से फरवरी 3 महीने के समय को शीत ऋतु यानी ठंडी का मौसम माना जाता है। 22 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध में सीधे पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस कारण से दिसंबर से फरवरी तक सूर्य की तिरछी किरणों के प्रभाव में होने से तापमान कम होता है, गर्मी कम होती है। मध्य एशिया से भारत की ओर दक्षिण पूर्व दिशा की हवाएं चलती हैं। ये हवाएं शुष्क और ठंडी होती हैं, जिससे मौसम शुष्क और ठंडा रहता है। इस मौसम दौरान सामान्यतः आकाश बिना बादल के स्वच्छ यानी साफ रहता है। आगे पढ़ेंगे। उत्तर पूर्व भारत अनुपात यानी मात्रा में अधिक ठंडा रहता है, कारण कि वह समुद्र से अधिक दूर स्थित है और उसका कुछ भाग मरुस्थल यानी रेगिस्तान है। ठंडी में इस प्रदेश पर हवा का भारी दबाव बनता है, जिसमें पवन की दिशा बदलती है। यहाँ के भारी दबाव के कारण ठंडे तथा शुष्क पवनों का जन्म होता है। ये पवन यानी हवा जहाँ जहाँ पहुँचते हैं, वहाँ तापमान में गिरावट आती है। ठंडी में दिल्ली का तापमान कई बार 10 डिग्री सेल्सियस भी नीचे चला जाता है। इलाहाबाद में 16 डिग्री सेल्सियस और कोलकाता में 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। इस समय हिमालय में तापमान अत्यंत यानी बहुत कम रहता है। शिमला और दार्जिलिंग में जनवरी मास का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। हिमालय में जब हिमवर्षा होती है, तब वहाँ से खूब ठंडी हवा उत्तरी भारत के मैदान की तरफ आती है। परिणाम स्वरूप इन मैदानों सहित राजस्थान और गुजरात में शीतलहर आ जाती है। हिम पड़ने से कपास जैसी फसल को नुकसान पहुँचता है। शीत ऋतु में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा भारत में तापमान गलन बिंदु से नीचे नहीं जाता है, कारण कि हिमालय की गिरिमालाएं यानी पहाड़ें मध्य एशिया की ओर आने वाले अतिशय यानी अत्यधिक ठंडे पवनों को रोकती हैं और भारत को सख्त यानी बहुत ही ज़्यादा ठंडी से बचाती हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्व भारत मात्रा में अधिक ठंडी रहता है, कारण कि वह समुद्र से अधिक दूर स्थित है और उसका कुछ भाग रेगिस्तान है। ठंडी में इस प्रदेश पर हवा का भारी दबाव बनता है, जिसके कारण पवन यानी हवा की दिशा बदलती है। यहाँ के भारी दबाव के कारण ठंडे और सूखे हवाओं का जन्म होता है। ये हवा जहाँ जहाँ पहुँचते हैं, वहाँ तापमान में गिरावट आती है, कमी आती है। ठंडी में दिल्ली का तापमान कई बार 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इलाहाबाद में 16 डिग्री सेल्सियस और कोलकाता में 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। इस समय हिमालय में तापमान बहुत ही कम रहता है। शिमला और दार्जिलिंग में जनवरी महीने का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। हिमालय में जब बर्फ़ की वर्षा होती है, तब वहाँ से खूब ठंडी हवा उत्तरी भारत के मैदान की तरफ आ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि इन मैदानों सहित राजस्थान और गुजरात में शीतलहर आ जाती है। बर्फ़ पड़ने से कपास यानी जो रुई होती है, उसकी फसल को नुकसान पहुंचता है।
शीत ऋतु में उसे पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा भारत में तापमान गर्म बिंदु से नीचे नहीं जाता है, कारण कि हिमालय की पहाड़ें मध्य एशिया की ओर आने वाली अत्यधिक ठंडे हवाओं को रोकती हैं और भारत को अत्यधिक ठंडी से बचाती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना जानिए। भारत के मौसम के संबंध में समाचार पत्रों में बार बार उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों को पहचानें, जैसे जेट स्ट्रीम। इसके बारे में हम जानेंगे। दोनों गोलार्ध में लगभग 30 अंश अक्षांश के आसपास 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के वातावरण में पाइप आकार के पट्टे में अत्यंत गतिशील हवा चलते दिखाई देते हैं। ये पवन जेट स्ट्रीम या जेट पवन के नाम से पहचाने जाते हैं। जेट स्ट्रीम की औसत गति लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस पवन पट्टे के मध्य भाग में पवनों का वेग यानी रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है और गर्मी में वे प्रायः भारत के ऊपर स्थिर होते हैं। अधिक ऊंचाई पर बहने वाले ये पवन वर्षा यानी बरसात लाने में सहायक होते हैं। यहाँ जेट स्ट्रीम के बारे में बताया गया है कि दोनों गोलार्ध में लगभग 30 अक्षांश के आसपास 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई के वातावरण में पाइप आकार के पट्टे में बहुत ही तेज़ गति से हवा चलते दिखाई देती है। ये हवा जेट स्ट्रीम या जेट पवन के नाम से जाने जाते हैं। जेट स्ट्रीम की औसत यानी मानक गति लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और इस पवन पट्टे के मध्य भाग में पवनों का रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है और गर्मी में ये प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर स्थिर होते हैं। अधिक ऊंचाई पर बहने वाले ये हवा वर्षा लाने में सहायक होते हैं, मददगार होते हैं। आगे है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विक्षोभ का मतलब होता है उथल पुथल। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पश्चिम एशिया के ऊपर निर्मित जेट स्ट्रीम पूर्व दिशा की ओर बहता है। उसका प्रभाव यानी असर पश्चिमी एशिया के देशों उत्तर पूर्व भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान पर पड़ता है। इन पवनों के साथ आने वाले धूल भरे तूफान बांग्लादेश पर प्रभाव दिखाते हैं। ठंडी में उत्तरी भारत में आह्लादक मौसम में ये कभी कभी विक्षेप यानी बाधा डालते हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ ऊंचे पहाड़ी प्रदेशों में भारी हिमवर्षा यानी बर्फ की वर्षा तथा मैदानी प्रदेशों में थोड़ी बहुत बरसात पड़ती है। यहाँ वर्षा रबी की फसल के लिए अत्यंत यानी बहुत ही आशीर्वाद स्वरूप होती है, यानी बहुत ही अच्छा होता है। इसके कारण कभी कभी गुजरात में भी बेमौसमी बरसात होती है, जिससे कई बार कृषि को हानि पहुँचती है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में बताया गया है कि पश्चिम एशिया के ऊपर निर्मित जेट स्ट्रीम पूर्व दिशा की ओर बहता है। उसका असर पश्चिमी एशिया के देशों उत्तर पूर्व भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर पड़ता है। इन हवाओं के साथ आने वाले धूल भरे तूफान बांग्लादेश पर असर दिखाते हैं। ठंडी में उत्तरी भारत के आह्लादक यानी बहुत ही अच्छे मौसम में कभी कभी विक्षेप यानी बाधा डालते हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ ऊंचे पहाड़ी पर्वतों में भारी हिमवर्षा तथा मैदानी प्रदेशों में थोड़ी बहुत बरसात पड़ती है। यहाँ वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके कारण कभी कभी गुजरात में भी मौसमी यानी मौसम नहीं होता है बरसात का, तब भी बरसात होती है, जिसके कारण कई बार खेती को नुकसान होता है। आगे पढ़ेंगे। उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत की परिस्थिति भिन्न होती है यानी अलग होती है। दक्षिणी भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, विषुवत रेखा के नज़दीक है तथा प्रायद्वीपीय आकार वाला है। इसके आंतरिक यानी अंदर के भागों में स्थित प्रदेश समुद्र से अधिक दूर नहीं है, इसलिए यहाँ ठंडी में उत्तर भारत जैसी ठंडी का अनुभव नहीं होता है। तापमान भी अधिक नीचे नहीं जाता है, जैसे कि जनवरी महीने में कोचीन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, मदुराई का 25 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि दक्षिण भारत के पहाड़ी स्थल ठंडी में
निम्न तापमान का अनुभव करते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। भारत में ठंडी अत्यंत स्फूर्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। लंबी और ठंडी रात्रि के कारण कई भागों में एकदम प्रातःकाल ओस और कोहरे का पड़ना अति सामान्य है। दिन छोटे और रात बड़ी होती है। ठंडी में जमीन पर से चलने वाले शुष्क यानी सूखे हवा पवन सामान्य रूप से वर्षा नहीं लाते हैं, परंतु उत्तर पूर्व के मौसमी पवन बंगाल की खाड़ी पार करके आने से नमी युक्त होती है। ये नमी युक्त पवन कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम में भारत में पश्चिम विक्षोभ यानी उथल पुथल तथा बवंडर के कारण कम वर्षा होती है। पंजाब तथा हरियाणा में यह बरसात रबी की फसल के लिए खूब उपयोगी है यानी अच्छा है। ये पवन कभी कभी गुजरात में भी बरसात लाते हैं। असमय यानी जिसका समय न हो ऐसे पड़ने वाली इस बरसात को बेमौसमी बरसात मावठू कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि ठंडी के समय उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत की परिस्थिति वातावरण अलग होती है। दक्षिण भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, विषुववृत्त रेखा के पास है तथा प्रायद्वीपीय आकार वाला है। इसके अंदर के भागों में स्थित प्रदेश समुद्र से अधिक दूर नहीं है, इसलिए यहाँ ठंडी में उत्तर भारत जैसी ठंडी का अनुभव नहीं होता है। तापमान भी अधिक नीचे नहीं जाता है। जैसे कि जनवरी महीने में कोचीन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा मदुराई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि दक्षिण भारत के पहाड़ी जगह ठंडी में अलग अलग तापमान का अनुभव किया जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। भारत में ठंडी बहुत स्फूर्तिदायक यानी कि ताजगी भरा और स्वास्थ्यवर्धक यानी संतुलित मानी जाती है। लंबी और ठंडी रात्रि के कारण कई भागों में एकदम सुबह सुबह ओस और कोहरे का पड़ना बहुत ही साधारण है। दिन छोटे और रात बड़ी होती है। ठंडी में ज़मीन पर से चलने वाले सूखे हवा सामान्य रूप से वर्षा नहीं लाते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व के मौसमी पवन बंगाल की खाड़ी पार करके आने से नमी से भरे होते हैं। ये नमी युक्त पवन कोरोमंडल के किनारे पर अधिक बरसात करती हैं। उत्तर पूर्व भारत में पश्चिमी उथल पुथल विक्षोभ का मतलब होता है उथल पुथल तथा बवंडर यानी तूफान के कारण कम वर्षा होती है। पंजाब तथा हरियाणा में यह बरसात रबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, उपयोगी है। ये हवाएं कभी कभी गुजरात में भी बरसात लाते हैं। असमय पड़ने वाली इस बरसात को बेमौसमी बरसात मावठू कहते हैं। आगे है इतना जानिए। भारत के मौसम के संबंध में समाचार पत्रों में बार बार उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों को पहचानें, जैसे अल नीनो। अल नीनो क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। उसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बालक। यह नाम पेरू के मछुआरों ने बालक यीशु के नाम पर से दिया है, कारण कि सामान्य रूप से उनका प्रभाव यानी असर नाताल के आसपास दिखाई देता है। वातावरणीय तथा समुद्री असर से दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के पश्चिम प्रशांत महासागर के तट यानी किनारे के नज़दीक गर्म प्रवाह यानी धारा उत्पन्न होता है। यह प्रवाह पश्चिम की तरफ बहता है और उसका असर भारत तक अनुभव यानी महसूस किया जाता है। अल नीनो नामक विशिष्ट यानी खास घटना कभी कभी आकार लेती है। जब भी अल नीनो घटना घटित होती है तब भारत की वर्षा ऋतु सीमा, समय मर्यादा तथा बरसात की मात्रा में बड़ा परिवर्तन यानी बदलाव होता है। अल नीनो के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। उसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बालक। यह नाम पेरू के मछुआरों ने बालक यीशु के नाम पर रखा है, कारण कि सामान्य रूप से उनका असर नाताल के आसपास ही दिखाई देता है।
वातावरणीय तथा समुद्री प्रभाव से दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के पश्चिम प्रशांत महासागर के किनारे के नज़दीक गर्म धारा उत्पन्न होता है और ये प्रभाव पश्चिम की तरफ बहता है और उसका असर भारत तक महसूस किया जाता है। अल नीनो नामक खास घटना कभी कभी आकार लेती है। जब भी अल नीनो घटना घटती है तब भारत की वर्षा ऋतु की सीमा जो है, समय मर्यादा तथा बरसात की मात्रा में बहुत बड़ा परिवर्तन यानी बदलाव होता दिखाई देता है। आगे पढ़ते हैं। आईटीसी जोन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्यापारिक पवन जहाँ मिलते हैं वहाँ विषुवत रेखा पर विशाल निम्न दाब क्षेत्र बनता है। उसे आंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ये व्यापारिक पवन वायु प्रवाह स्वरूप में ऊपर उठते हैं। जुलाई मास यानी महीने में यह अभिसरण क्षेत्र 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशीय प्रदेश के ऊपर स्थिर होता है। भारत में यह गंगा के मैदान के ऊपर केंद्रित होता है और यहाँ कम दबाव क्षेत्र निर्मित होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले ये पवन उत्तर की ओर बहते हैं और भारत के कई भागों में वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान यह अभिसरण क्षेत्र और दक्षिण की ओर खिसकता है, जिससे पवनों की दिशा उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। आईटीसी जोन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि व्यापारिक हवाएं जहाँ मिलते हैं वहाँ विषुवत रेखा पर बहुत बड़ा निम्न दाब क्षेत्र बनता है। उसे आंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ये व्यापारिक पवन वायु प्रवाह रूप में ऊपर उठते हैं। जुलाई महीने में यह अभिसरण क्षेत्र 20 अंश से 25 अंश उत्तर अक्षांशीय प्रदेश के ऊपर स्थिर होता है। भारत में यह गंगा के मैदान के ऊपर केंद्रित होता है और यहाँ कम दबाव क्षेत्र निर्मित होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों के ऊपर पैदा होने वाले ये हवा उत्तर की ओर बढ़ते हैं और भारत के कई भागों में बरसात होती है। ठंडी के मौसम के समय यह अभिसरण क्षेत्र और दक्षिण की ओर खिसकता है, जिससे हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गर्मी के महीना जो मार्च से मई तक रहता है, इसके बारे में। भारत में मार्च से मई तक के शुष्क यानी सूखा और गर्म मौसम वाले समय काल को गर्मी कहते हैं। मार्च से मई महीने तक भारत की ज़मीन पर सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण से उत्तर क्रमशः पड़ती हैं, जिससे भूमि भाग अधिक से अधिक गर्म होता जाता है। तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। दक्षिण भारत में मार्च महीना सबसे अधिक गर्म होता है। इस समय वहाँ कई स्थलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जितना ऊंचा हो जाता है, जबकि अप्रैल मई महीनों के दौरान मध्य और उत्तर पूर्व भारत सबसे अधिक गर्मी का अनुभव करता है। वहाँ कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। प्रायद्वीपीय और पठारी प्रदेशों की ऊंचाई के कारण दक्षिण भारत में गर्मी थोड़ा सौम्य यानी सुंदर होती है। उत्तर भारत की तुलना में यहाँ तापमान नीचे रहता है। दिल्ली इलाहाबाद में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है, तब मदुराई का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, कोचीन और बेंगलुरु का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। इस तरह दक्षिण में तापमान के ऊपर समुद्र का प्रभाव यानी असर और भूपृष्ठ की ऊंचाई का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में मार्च से मई तक के शुष्क और गर्म मौसम वाले समय को गर्मी कहते हैं। मार्च से मई महीने तक भारत की ज़मीन पर सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण से उत्तर क्रमशः पड़ती हैं, जिससे भूमि भाग अधिक से अधिक गर्म होता जाता है। तापमान लगातार बढ़ता रहता है। दक्षिण भारत में मार्च महीना सबसे अधिक गर्म होता है। इस समय वहाँ कई जगहों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जितना ऊंचा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जबकि अप्रैल मई महीनों के समय मध्य और उत्तर पूर्व भारत सबसे अधिक गर्मी का अनुभव करता है।
वहाँ कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। प्रायद्वीपीय और पठारी प्रदेश जो ऊंचे स्थानों पर बसने वाले लोग हैं, ऐसे प्रदेशों की ऊंचाई के कारण दक्षिण भारत में गर्मी थोड़ी सौम्य यानी मनोहर होती है। उत्तर भारत की बराबरी में यहाँ तापमान नीचे रहता है। दिल्ली इलाहाबाद में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है, तब मदुराई का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और कोचीन और बेंगलुरु का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। इस तरह दक्षिण में तापमान के ऊपर समुद्र का असर और ज़मीन की ऊंचाई का असर देखा जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए नॉर्वेस्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के ऊपर हवा का हल्का दबाव पूर्व में बिहार तक फैला होता है, जिसके कारण झारखंड और उत्तर ओडिशा के पठारी प्रदेशीय क्षेत्र कभी कभी अत्यंत गर्म हो जाते हैं, तब उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। उसका स्थानीय नाम काल बैसाखी है। इन पवनों से उत्पन्न होने वाले तूफान पूर्वी भारत में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नॉर्वेस्टर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्व भारत के ऊपर हवा का हल्का दबाव पूर्व में बिहार तक फैला होता है, जिसके कारण झारखंड और उत्तर ओडिशा के पठारी प्रदेशी क्षेत्र कभी कभी बहुत ही गर्म हो जाते हैं, तब उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। उसका वहाँ पे स्थानीय नाम काल बैसाखी है। इस नाम से लोग वहाँ पे बिहार और झारखंड में जानते हैं। इन हवाओं से पैदा होने वाले तूफान पूर्वी भारत में बहुत ही क्षति पहुँचाते हैं। आगे है लू, इसके बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के शुष्क भूभागों में धूल भरे तूफान अति सामान्य है। गर्मी में विशेष करके मई महीने में उत्तरी भारत में अति गर्म पवन चलते हैं, जो लू कहते हैं। उसकी अतिशय गर्मी से मनुष्य और पशु पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। यहाँ लू के बारे में बताया जा रहा है कि पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के सूखे भूभागों में धूल भरे तूफान बहुत ही सामान्य है। गर्मी में खास करके मई महीने में उत्तर भारत में बहुत अत्यधिक गर्म हवा चलते हैं, जिसे लू कहा जाता है। अत्यधिक गर्मी से मनुष्य और पशु पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। आगे पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं, जिसको साइक्लोन भी बोलते हैं, बवंडर भी, जो कभी कभी तटीय प्रदेशों की तरफ बढ़कर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। देश का बड़ा हिस्सा ग्रीष्म काल में गर्म और शुष्क मौसम का अनुभव करता है। कई प्रदेशों में इस समयावधि दौरान वर्षा नहीं होती है, परंतु कई बार मई महीने में मलबार तट पर थोड़ी वर्षा होती है। यह वर्षा आम के पकने में सहायक होती है, जिसे आम वृष्टि कहते हैं। यहाँ वर्षा आम और कॉफ़ी के लिए फसल के लिए खूब उपयोगी है। कह रहे हैं यहाँ पे कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर इस मौसम में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी बवंडर साइक्लोन निर्मित होते हैं, उसका निर्माण होता है, जो कभी कभी तटीय यानी किनारे के प्रदेशों की तरफ बढ़कर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। देशों का बड़ा हिस्सा गर्मी के मौसम में गर्म और शुष्क मौसम का अनुभव करते हैं। कई प्रदेशों में इस समय के दौरान वर्षा नहीं होती है, परंतु कई बार मई महीने में मलबार के किनारे पर थोड़ी बरसात होती है। यह बरसात आम पकने में मददगार होती है, सहायक होती है, जिसे आम वृष्टि भी कहते हैं। यहाँ बरसात आम और कॉफ़ी की फसल के लिए बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है। आगे पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु जून से सितंबर, वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत के लिए वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण ऋतु मानी जाती है। जून से सितंबर के बीच देश की लगभग 80% वर्षा होती है। भारतीय किसान वर्षा ऋतु की शुरुआत से कृषि की प्रवृत्तियों यानी कार्यों में लगा रहता है। इस ऋतु में होने वाली वर्षा तथा नमी वाली हवा तथा बादल छाया मौसम, भारत की ओर बहने वाले नैऋत्य
दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का आभारी है, इसलिए इस ऋतु को नैऋत्य के मानसूनी पवन की ऋतु भी कहते हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों इससे वर्षा होती है। मई माह के अंत तक भारत तथा मध्य एशिया के ज़मीनी भागों पर ऊंचे तापमान के कारण हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनता है। इस समय दक्षिण में हिंद महासागर पर उच्च दाब होता है, इसलिए हिंद महासागर पर से पवन उत्तर में से कम दाब की तरफ खिंच जाते हैं। इस तरह जून से सितंबर तक समुद्र पर से गर्मी की मानसून हवाएं भारत पर चलती हैं। ये हवाएं नमी युक्त होने के कारण भारत में वर्षा लाती हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत के लिए वर्षा ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है। जून से सितंबर के बीच देश की लगभग 80% वर्षा होती है। भारत के किसान बरसात की शुरुआत से ही कृषि के कार्यों में लगे रहते हैं। इस मौसम में होने वाली वर्षा तथा नमी वाली हवा तथा बादल छाया मौसम भारत की ओर बहने वाले नैऋत्य दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं का आभारी है, इसलिए इस ऋतु को नैऋत्य के मानसूनी पवन की ऋतु भी कहते हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इससे वर्षा होती है। मई महीने के अंत तक भारत तथा मध्य एशिया के ज़मीनी भागों पर ऊंचे तापमान के कारण हवा के कम दाब का क्षेत्र बनता है। इस समय दक्षिण में हिंद महासागर पर उच्च दाब होता है, इसलिए हिंद महासागर पर से हवा उत्तर में कम दाब की तरफ खिंच जाते हैं। इस तरह जून से सितंबर तक समुद्र पर से गर्मी की मानसून हवाएं भारत पर चलती हैं। ये हवाएं नमी युक्त होने के कारण भारत में बरसात करती हैं। आगे पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण ये नैऋत्य की मानसूनी हवाएं दो भागों में बढ़ जाती हैं। पहला है अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं और दूसरा बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। यहाँ कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण बनावट के कारण ये नैऋत्य की मानसूनी हवाएं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। पहला अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं और दूसरा बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। आगे पढ़ेंगे। अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में वर्षा ऋतु का आरंभ सामान्यतया जून के शुरुआत में दक्षिण भारत के केरल से होती है। अरब सागर से आने वाली हवाओं के मार्ग में पश्चिमी घाट पर्वतमाला आती है। इस कारण पूरे किनारे पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर करके जब ये हवाएं प्रायद्वीप पठार दक्कन पर पहुंचती हैं तब उनमें नमी की मात्रा घट गई होती है। इस कारण उस क्षेत्र में वृष्टि छाया के कारण वर्षा कम होती है। मुंबई में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जबकि उससे थोड़ी ही दूर आए पुणे में 75 सेमी वर्षा ही दर्ज होती है। पश्चिमी किनारे से उत्तर की ओर जाते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। मानसूनी हवाओं की एक शाखा नर्मदा घाटी प्रदेश के भाग से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मानसूनी हवा आगे चलकर बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली हवाओं से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवा की एक शाखा गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ पर से गुजरते हुए राजस्थान की तरफ आगे बढ़ती है। गुजरात में बहुत ऊंचे पर्वत या घने जंगल नहीं है, इस कारण इन हवाओं में नमी का पूर्णतया संघनन घनीभवन की संभावना कम रहती है। इस कारण गुजरात में कम वर्षा होती है। गुजरात में पानी बरसा कर ये हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं, तब उनमें नमी की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है। इस कारण ही राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में तो 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है। अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में बताया गया है कि भारत में वर्षा ऋतु का शुरुआत सामान्यतया जून से शुरुआत में दक्षिण भारत के केरल से होती है।
अरब सागर से आने वाली हवाओं के मार्ग में पश्चिमी घाट पर्वतमाला आती है। इस कारण पूरे किनारे पश्चिमी ढाल पर भारी बरसात होती है। पश्चिमी घाट पार करके जब ये हवाएं प्रायद्वीप पठार ढक्कन पर पहुंचती हैं तब उनमें नमी की मात्रा घट गई होती है। इस कारण उस क्षेत्र में वृष्टि छाया के कारण बरसात कम होती है। मुंबई में 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है, जबकि उससे थोड़ी दूर पर स्थित पुणे में 75 सेमी वर्षा ही दर्ज की जाती है। यहाँ करें कि पश्चिमी किनारे से उत्तर की ओर जाते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में बरसात की मात्रा क्रमशः घटती जाती है जैसे जैसे बढ़ती जाते हैं आगे। मानसूनी हवाओं की एक शाखा नर्मदा घाटी प्रदेश के भाग से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, दाखिल होती है। मानसूनी हवा आगे चलकर बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली हवाओं से मिल जाती है। इसके अलावा अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाओं की एक शाखा गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ पर से गुजरते हुए राजस्थान की तरफ आगे बढ़ती है और गुजरात में बहुत ऊंचे पर्वत या घने जंगल नहीं है। इस कारण इन हवाओं में नमी का पूर्ण रूप से कमी होती है। संघनन यानी घनीभवन की संभावना कम रहती है। इस कारण गुजरात में कम वर्षा होती है। गुजरात में पानी बरसा कर ये हवाएं राजस्थान में जब दाखिल होती हैं तब उनमें नमी की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है, जिस कारण ही राजस्थान में बहुत ही कम बरसात होती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो 10 सेमी से भी कम बरसात होती है। आगे पढ़ेंगे। दूसरा है बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी पर से बहने वाली मानसूनी हवाओं की दूसरी शाखा सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और वहां से और आगे बढ़कर मेघालय तक पहुंचती है। इन हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होती है। इन हवाओं के कारण मेघालय में खूब अच्छी बरसात होती है। यहाँ गारो, खासी और जैतिया पहाड़ियों के ढालों पर अत्यधिक वर्षा होती है। पश्चिमी की ओर मुड़कर हवाएं दिशा बदलकर दक्षिण पूर्व दिशा की बन जाती हैं और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होती हुई हरियाणा और पंजाब तक पहुंचती हैं। इन हवाओं में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। इस कारण इन हवाओं के मार्ग में आरंभ वाले प्रदेशों में सबसे अधिक और अंत में आने वाले प्रदेशों में वर्षा क्रमशः कम होती है। आगे जाने पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं तथा अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं मिल जाती हैं। इस कारण उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है। कभी कभी वहाँ हिमवर्षा के रूप में बरसात होती है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पर से आने वाले मानसूनी हवाओं के बारे में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी पर से बहने वाली मानसूनी हवाओं की दूसरी शाखा सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में दाखिल करती है और वहाँ से और आगे बढ़कर मेघालय तक पहुँचती है। इन हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होती है। इन हवाओं के कारण मेघालय में बहुत अच्छी बरसात होती है। यहाँ गारो, खासी और जैतिया पहाड़ियों के ढालों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। पश्चिम की ओर मुड़कर हवाएं अपनी दिशा बदलकर दक्षिण पूर्व दिशा की बन जाती हैं और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होती हुई हरियाणा और पंजाब तक पहुंचती हैं। इन हवाओं में नमी की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। इस कारण इन हवाओं के मार्ग में शुरू में आने वाले प्रदेशों में सबसे अधिक और अंत में आने वाले प्रदेशों में वर्षा धीरे धीरे कम होती है। आगे जाने पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं तथा अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं आपस में मिल जाती हैं। इस कारण उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अच्छी बरसात होती है। कभी कभी वहाँ पे बर्फ़ की भी वर्षा होती है। आगे पढ़ेंगे। मौसमी मानसूनी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर पर उत्पन्न यानी पैदा होने वाले चक्रवात यानी बवंडर भी भारत में प्रवेश करते हैं। उस समय भारत के उन प्रदेशों में जहां चक्रवात पहुंचते हैं
वर्षा ऋतु अधिक सक्रिय होती है। वर्षा ऋतु में औसतन 6 चक्रवात भारत की भूमि पर से गुजरते हैं और बरसात लाने में सहायक बनते हुए मालूम पड़ते हैं। भारत में मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा होती है, परंतु ये हवाएं 12 महीने एक समान, लगातार और एक ही दिशा में से नहीं चलती। इन हवाओं की शुरुआत भी अनिश्चित होती है। मानसूनी हवाओं के साथ क्रम भंग होने की घटनाएं जुड़ी हैं। मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक एक साथ पड़ती है। उस समय वर्षा न हो ऐसे भी दिन आते हैं और फिर से बरसात के दिन आते हैं। इन घटना को बरसात का क्रम भंग कहते हैं। हमारे देश की प्राकृतिक रचना में भी वैविध्य है, अनेक अंतर है। इन सभी बातों का प्रभाव यानी असर वर्षा के वितरण पर पड़ता है। इन सभी परिबलों के कारण भारत में वर्षा की मात्रा तथा वितरण असमान है। मेघालय और असम में अत्यंत वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश और कश्मीर के लेह क्षेत्र में वर्षा की मात्रा नहीवत है। यहाँ पे करें मौसमी, जिसे मानसूनी भी बोलते हैं, ऐसी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर पर पैदा होने वाले बवंडर भी भारत में प्रवेश करते हैं। उस समय भारत के उन प्रदेशों में जहाँ चक्रवात पहुँचते हैं, बवंडर आता है। बरसात ऋतु अधिक सक्रिय होती है। वर्षा ऋतु में औसतन 6 चक्रवात भारत की ज़मीन पर से गुजरते हैं और बरसात लाने में मददगार बनते हुए मालूम पड़ते हैं। भारत में मानसूनी हवाओं के कारण बरसात होती है, लेकिन ये हवाएं 12 महीने एक समान, लगातार एक ही दिशा में नहीं बहती हैं। इन हवाओं की शुरुआत भी अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं होती है। मानसूनी हवाओं के साथ क्रम भंग यानी क्रम आगे पीछे होने की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक एक साथ पड़ती है। उस समय वर्षा न हो ऐसे भी दिन आते हैं और फिर से बरसात के दिन आते हैं। इन घटना को ही बरसात का क्रम भंग कहते हैं। हमारे देश की प्राकृतिक रचना में भी अलग अलग अंतर है। इन सभी बातों का असर बरसात के बंटवारे पर पड़ता है। इन सभी परिबलों के कारण भारत में बरसात की मात्रा तथा वितरण असमान है, एक समान नहीं है। मेघालय और असम में बहुत ही अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तान प्रदेश तथा कश्मीर के लेह क्षेत्र में बरसात की मात्रा नहीं के समान रहता है। आगे पढ़ते हैं। निवर्तन ऋतु, लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु, अक्टूबर और नवंबर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अक्टूबर नवंबर की समयावधि लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में जानी जाती है। सूर्य की सीधी किरणों के दक्षिण की ओर खिसक जाने के कारण हिंद महासागर पर हवा का कम दबाव क्षेत्र बनता है और उत्तर भारत में धीरे धीरे भारी दबाव बनता है। इस कारण सितंबर के अंत तक नई दाब परिस्थिति के निर्माण से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वर्षा ऋतु के दरमियान भारत की भूमि भागों पर अंदर तक पहुंच चुकी मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ती हैं। बाद की दाब परिस्थितियों में परिवर्तन होने से ये हवाएं अक्टूबर नवंबर में भारत के भूमि भागों पर से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। इस कारण इस समयावधि को लौटती हुई मानसून हवाओं की ऋतु के रूप में पहचानते हैं। इस समय गर्म वर्षा ऋतु की जगह शुष्क और ठंडी हवाओं की परिस्थिति आरंभ होती है। स्वच्छ आकाश तथा बढ़ता हुआ तापमान ये लौटती हुई मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण है। जमीन नमी वाली होती है, दिन का तापमान बढ़ जाता है, रात में खुशनुमा ठंड होती है। उच्च तापमान तथा नमी की परिस्थिति के कारण दिन का मौसम व्याकुल कर देने वाला हो जाता है। इसे अक्टूबर हीट कहते हैं। उत्तर भारत में यह स्थिति कुआर यानी क्वार का ताप और गुजरात में भादों का ताप के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है। निवर्तन ऋतु के बारे में यहाँ बताया गया है कि अक्टूबर नवंबर की समय के दौरान लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में जानी जाती है। सूर्य की सीधी किरणों के दक्षिण की ओर खिसक जाने के कारण हिंद महासागर पर हवा का कम दबाव क्षेत्र बनता है और उत्तर भारत में धीरे धीरे भारी दबाव बनता है।
इस कारण सितंबर के अंत तक नई दाब परिस्थिति के रचना से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी बरसात ऋतु के दरमियान भारत के भूमि भागों पर अंदर तक पहुंच चुकी मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ती हैं। बाद की दाब परिस्थितियों में बदलाव होने से ये हवाएं अक्टूबर-नवंबर में भारत के भूमि भागों पर से समुद्रों की ओर बहने लगती हैं। इस कारण इस समाअवधि को लौटती हुई मानसून हवाओं की ऋतु के रूप में जानते हैं। इस समय गर्म वर्षा ऋतु की जगह शुष्क यानी सूखा और ठंडी हवाओं की परिस्थिति शुरू होती है। साफ आकाश तथा बढ़ता हुआ तापमान यानी गर्मी ये लौटती हुई मानसूनी हवाओं का मुख्य पहचान है। ज़मीन नमी वाली होती है, दिन का तापमान बढ़ जाता है यानी गर्मी बढ़ जाती है, रात में खुशनुमा ठंड होती है। बढ़ती हुई तापमान तथा नमी की परिस्थिति के कारण दिन का मौसम बेचैन कर देने वाला हो जाता है। इसे अक्टूबर हीट कहते हैं। उत्तर भारत में यह स्थिति कुंवार यानी क्वार का ताप यानी गर्मी और गुजरात में भादो का ताप यानी गर्मी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे पढ़ते हैं जलवायु और मानव जीवन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। इन मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण यानी पहचान अनियमितता तथा अनिश्चितता मानी जाती है, जिसका गहरा प्रभाव भारत की जलवायु तथा यहाँ के निवासियों के खान पान, आवास, निवास, स्वभाव और कृषि प्रवृत्ति पर पड़ता है। और उसमें भी विशेष रूप से भारत कृषि प्रधान देश होने के अलावा मानसूनी हवाओं के संपूर्ण अंकुश में है। इस कारण मानसूनी हवाओं की भी अनिश्चितताओं का प्रभाव भारत की खेती तथा लोक जीवन पर दिखाई देता है। जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाला मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। इन मानसूनी हवाओं का मुख्य पहचान अनियमितता यानी जिसका कोई नियम न हो, अनिश्चितता यानी कोई निश्चित नहीं, ये मानी जाती है, जिसका गहरा असर भारत की जलवायु तथा यहाँ के रहने वाले निवासियों के खाने पीने, घर और निवास, स्वभाव और खेती के कार्यों पर पड़ता है। और उसमें खास रूप से भारत कृषि प्रधान देश होने के अलावा मानसूनी हवाओं के संपूर्ण रोक में है। इस कारण मानसूनी हवाओं की जो अनिश्चितताओं का असर भारत की खेती तथा लोक जीवन पर दिखलाई देता है। जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाला मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। आगे पढ़ते हैं। भारतवर्ष में वर्ष के अधिकांश समय के दरमियान तापमान ऊंचा रहने से खेती की भिन्न फसलें उगाई जा सकती हैं, परंतु बरसात की अनिश्चितता ने उत्पादन को अनिश्चित बना दिया है। जून से सितंबर तक अधिकांश वर्षा हो जाने से सिंचाई की सुविधा से वंचित भागों में वर्षा पर आधारित केवल एक ही फसल पैदा की जा सकती है। वर्षा ऋतु का आरंभ तथा अंत अनिश्चित होता है। इस कारण कृषि को कई बार योग्य समय पर पानी नहीं मिलता। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। कभी अतिवृष्टि होती है यानी कि कम समय में ज़्यादा वर्षा हो जाती है। इसके कारण फसल का विनाश होता है। नदियों में बाढ़ आती है जिससे भूमि का कटाव होता है और आगे चलकर खेत उत्पादन में कमी आती है। वर्षा ऋतु पूरी होने के बाद कृषि मजदूरों के लिए आजीविका की समस्या उत्पन्न होती है। खेती का काम 12 महीने न होने से बहुत से कृषि मजदूर शहरों की ओर स्थानांतरण कर जाते हैं। कृषि आधारित उद्योग जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू आदि में वर्षा की अनियमितता, कच्चा माल नहीं मिलने से इन उद्योगों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। अनियमितता वर्षा के कारण पीने के पानी की समस्या भी विकट बनी है। रेगिस्तानी तथा पर्वतीय प्रदेशों का जीवन परेशानियों भरा हुआ है। इस तरह जलवायु का गहरा प्रभाव मानव जीवन पर होता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन में भोजन, पोशाक, व्यवसाय तथा आवास पर होता है। भारतवर्ष में वर्षा के अधिकांश समय के दौरान तापमान यानी गर्मी ऊंचा रहने से खेती की अलग अलग फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन बरसात की निश्चित न होने से बरसात कब होगा कब नहीं होगा, इसके कारण से उत्पादन भी अनिश्चित बन गया है।
जून से सितंबर तक अधिकांश बरसात हो जाने से सिंचाई की सुविधा से वंचित यानी जिनको सिंचाई की सुविधा नहीं मिलती, ऐसे जगह स्थान वर्षा पर आधारित केवल एक ही फसल पैदा की जा सकती है। वर्षा ऋतु का आरंभ तथा अंत अनिश्चितता होता है। इस कारण खेती को कई बार योग्य समय पर पानी नहीं मिलता। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। कभी अतिवृष्टि होते यानी कि कम समय में ज़्यादा बरसात हो जाती है। इसके कारण फसल का विनाश होता है। नदियों में बाढ़ आती है जिससे भूमि का कटाव होता है, ज़मीन कट जाता है और आगे चलकर खेत उत्पादन में कमी आती है। बरसात पूरी होने के बाद कृषि मजदूरों के लिए आजीविका की समस्या पैदा होती है। खेती का काम 12 महीने न होने से बहुत से कृषि मजदूर शहरों की ओर स्थानांतरण कर जाते हैं यानी चले जाते हैं गांव को छोड़कर। कृषि आधारित उद्योग जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू आदि में वर्षा की अनियमितता, कच्चा माल नहीं मिलने से इन उद्योगों के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। अनियमित बरसात के कारण पीने के पानी की समस्या भी बहुत कठिन है। रेगिस्तानी तथा पर्वतीय प्रदेशों का जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। इस तरह जलवायु का बहुत ही असर मानव जीवन पर पड़ता है, जिसका सीधा असर मानव जीवन में भोजन, पोशाक यानी पहनावा, व्यवसाय तथा आवास यानी निवास पर होता है। आगे पढ़ेंगे। इतना अवश्य जानिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग कार्यालय हमारे देश के मौसम के बारे में समाचार रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों और वेबसाइट द्वारा देता है। इसकी स्थापना ईस्वी सन 1875 में कोलकाता में की गई। इसका मुख्यालय ईस्वी सन 1905 में पुणे में और अब नई दिल्ली में स्थानांतरित हुआ है। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे और नागपुर में तथा प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका तक निरीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय मौसम विभाग कार्यालय हमारे देश के मौसम के बारे में समाचार रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों और वेबसाइट द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना ईस्वी सन 1875 में कोलकाता में की गई थी। इसका मुख्यालय ईस्वी सन 1905 में पुणे में और अब वहां से बदलकर दिल्ली में कर दिया गया है। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे और नागपुर में है तथा हर एक राज्य की राजधानी में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका तक निरीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। लेसन सभी को करना है, मैं हर वीडियो में आपको बोलती ही हूँ। और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।